बच्चों इस साइड हम सिमेट्रिक वाले क्वेश्चंस कर रहे थे। क्यूब में इधर फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम कर चुके हैं। सेकंड बच्चों मैं थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूं, उसे समझो। दो तीन अप्रोच अपनी रहती हैं, वो दोनों तीनों अप्रोच मैं बता रहा हूं, उस पर तुम फोकस करो। तो सी वाला ऑप्शन बच्चों तुम देखो। बच्चों ये डायगोनल, ठीक है। देखो डायगोनल के अक्रॉस अगर मैं रेजिस्टेंस वाला लिखता हूं तो रेजिस्टेंस वाला बच्चों ये था, रेजिस्टेंस वाला ये था। अब बच्चों बताओ कैपेसिटेंस का आंसर क्या होगा? 4/3 C। तो डायरेक्ट आंसर लिखना हो ऐसे लिख सकते। रेजिस्टेंस का आंसर तुम्हें पता है, बस उसे इन्वर्ट कर दो, वो कैपेसिटेंस में बन जाएगा। अब बच्चों पहले जो मैंने मेथड डिस्कस किया था उसे रिवाइज करवा रहा हूं, फिर एक दो और मेथड बता रहा हूं। अब देखो बच्चों पहले मैंने ये मेथड डिस्कस किया था, ये बैटरी लगाई, यहां से मान लो x चार्ज गया तो यहां से x वापस आएगा, ये भी वैसा ही पाथ है तो x वापस आया। युवराज अब मान लो इसमें y गया तो यहां से y आएगा, y गया तो y आएगा, बस करंट था बाकी चार्ज हो गया। अब यहां y जाएगा, यहां y जाएगा तो बच्चों यहां ऐसे बढ़ जाएगा y/2 y/2। तो फाइनली बच्चों ये था, अपनी इन ब्रांच से कोई करंट नहीं जा रहा था तो हमने ये दो ब्रांच हटा दी थी। तो अब इन दो ब्रांच बच्चों सिमेट्री की वजह से उसमें कोई करंट नहीं गया था, तो कोई करंट नहीं गया था तो हमने ये दो ब्रांच हटा दी थी। तो अब बच्चों मैं उसे हटा रहा हूं, वो देखना। मान लो ये दो ब्रांच मैंने हटा दी, ये दो ब्रांच बच्चों मैंने हटा दी। पुराना मेथड में याद दिला रहा हूं, उसमें यही था इधर। अब बच्चों समझो, इन ब्रांच को हटाने के बाद सर्किट देखो, ये सी और ये सी किसमें है? ये सी बच्चों, ये सी और ये सी सीरीज कितना हुआ? C/2। ये सीरीज C/2। बच्चों गलत तो नहीं हटा दी ना? हाँ सही है, ठीक है। तो बच्चों ये C/2 वो C/2, C/2 पैरेलल में C, फिर तीन सीरीज में तो C/3। बच्चों ये C/2 पैरेलल में C, अब C और वो 4C/3। बच्चों इसे समझ पाए इधर? बच्चों ये चीज क्लियर है? हाँ अब बच्चों वापस समझो, ये पुराना मेथड, इसको बच्चों तुम एक बार फिर करना क्योंकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अब इसको थोड़ा नए तरीके से देख रहे हैं। तो अब नए तरीके से बच्चों अगर समझे तो वो समझना, पुराने मेथड में भी ये लगा सकते हो, कोई गलत नहीं है, तब भी वो वही चीज है। मान लो बच्चों ये दो पॉइंट्स हैं ए बी, ये दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में तुम्हें इक्विवेलेंट निकालना है। तो बच्चों ये तुम्हारा इक्विवेलेंट इन दो के बीच में निकालना, इसके परपेंडिकुलर तुम इस तरह से मिरर रखो। बच्चों ये ए बी है, इसके परपेंडिकुलर बच्चों 3D में ऐसे मिरर रखो। तो मैंने तुम्हें बताया कि मिरर लाइन पे जो रेजिस्टेंस आते हैं या कैपेसिटेंस आते हैं वो हट जाते हैं, तो इन दो के बीच में बच्चों हमें निकालना है, ठीक है। अब समझो, ये ए बी लाइन, उसके परपेंडिकुलर तुमने ऐसे मिरर रखा, तो ये दो तुम्हारे हट जाएंगे, ये दो तुम्हारे हट जाएंगे, सर्किट बच्चों वही बन जाएगा, ऐसे कर सकते। फिर बच्चों मैंने तुम्हें जो पोटेंशियल मेथड बताया है, पोटेंशियल मेथड से करना चाहो तो वो मैं बता रहा हूं। बच्चों दो मेथड समझ पाए, एक पुराना मेथड, करंट को डिस्ट्रीब्यूट करो, जहां से जितना जा रहा है उतना आना चाहिए, तो उस बेसिस पे तुम देखोगे इन दो ब्रांचेस से कोई करंट या कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा, इसे हटा दोगे आंसर। दूसरा बच्चों ये ए बी लाइन है, ये ए बी लाइन,
इस ए बी लाइन के बच्चों ऐसे परपेंडिकुलर, बच्चों 3D में तो थोड़ा सा इमेजिनेशन मुश्किल होगा, बट ऐसे तुमने मिरर रखा, ए बी लाइन के परपेंडिकुलर मिरर रखा, तो मिरर के जैसा इधर है वैसा ही इधर है, तो मिरर लाइन पे जो रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस आएंगे वो हट जाएंगे, तो इनको हटा दो, आंसर। बच्चों ये वाली चीज अभी क्लियर है, इधर कोई दिक्कत? अब बच्चों तीसरा मेथड मैं बता रहा हूं, वही पोटेंशियल मेथड। तो पोटेंशियल मेथड का बच्चों क्या तरीका है, अब वो समझो। तो वो बच्चों समझो, जैसे ये ए है बच्चों, इससे बताओ इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, 1, इस पॉइंट की 1, इस पॉइंट की 1, ठीक है। अब ठीक है, इसकी देखोगे तो 2, इसकी देखोगे 2, 1 2 3, इसकी डिस्टेंस 3। बच्चों बताओ सारे पॉइंट्स हो गए क्या? सारे पॉइंट्स हो गए, ठीक है। हेमंत वहां से तुम उठ जाओ, अपनी फर्स्ट बेंच पे आ जाओ, उठ जाओ वहां से। अब बच्चों फिर देखो, जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट बच्चों सारे पॉइंट हो गए या कोई बच रहा है? देखो ये ए है, यहां से ये पॉइंट जाओ, एक कैपेसिटर मिलेगा तो इसका नाम 1 दे दिया। इधर आओ, एक कैपेसिटर मिल रहा है तो 1 नाम दे दिया। इधर जाओ, 1 मिल रहा है तो 1 नाम दे दिया। अब इधर जाओ तो 2 कैपेसिटर मिलेंगे तो 2 नाम दे दिया। ऐसे ही इधर जाओ, 2 कैपेसिटर मिलेंगे 2 नाम। इधर आ जाओ, ठीक है ना, वहां नहीं बैठना है तुम्हें, यहीं बैठना, ठीक है। अब बच्चों फिर देखो, ये वाले पॉइंट जाओ, 1 2 3, तो इसका नाम 3 दे दिया। बच्चों ये चीज क्लियर है, ठीक है। तो बच्चों ये नाम दे दिया। अब ऐसी बच्चों बी के हिसाब से नाम लिखो, इसका नाम क्या आएगा, 1, इसका नाम 1, बच्चों चेक करते रहना, इसका नाम भी 1, इसका नाम बच्चों 2, इसका नाम 2, बच्चों 1 2, इसका नाम 3। हाँ बच्चों अभी फिर समझो जो मैं डिस्कस कर रहा हूं। देखो ये पॉइंट्स हो गए बच्चों, बताओ ये और ये सेम पॉइंट हैं क्या, 1 1 1 1। ऐसे बच्चों देखो ये 2 2 और ये भी 2 2, तो जो सेम पॉइंट्स हैं उनको तुम चिपका सकते हो, बट बच्चों 3D में है, ड्रॉ करने में दिक्कत आएगी। तो बेटर मेथड जो मैंने पहले डिस्कस किया वही है। 3D में जनरली इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में दिक्कत रहती है, तो बेटर मेथड बच्चों जो मैंने पहले 2 मेथड बताए वो बेटर है। क्लियर है बच्चों भी ये? अब इनमें सेम पॉइंट्स को चिपका के तुम ड्रॉ करना, आंसर वही आ जाए। तो बच्चों घर पे ट्राई करना, मैंने मेथड बता दिया है, 1 के थ्रू या 2 के थ्रू मैंने आंसर बता दिया है, तीसरा तुम खुद करना, ठीक है। अब बच्चों डी नंबर पे मैं आ रहा हूं, सबसे लास्ट बच्चों ए बी सी क्लियर है अभी। अब बच्चों मैं डी पे आ रहा हूं, डी वाला बच्चों ये रहा। इसमें बच्चों कैपेसिटर में याद करोगे तो आंसर ये था। बच्चों बताओ रजिस्टर में आंसर ये था, कैपेसिटर में आंसर क्या होगा? ये चीज क्लियर है। अब बच्चों वहां मैंने जो मेथड डिस्कस किया था वो बता रहा हूं, उसे देखो। बच्चों देखना, मान लो इन दोनों के बीच में तुम्हें पोटेंशियल निकालना है। बच्चों जो थंब से कनेक्टेड है, थंब से कनेक्टेड, उसको मैंने हाई पोटेंशियल बोला, मान लो 10, इसको मैंने लो पोटेंशियल बोला 0। तो अब बच्चों ध्यान से देखो, जिस तरह से ये वाला है बिल्कुल उसी तरह से ये वाला है। 10 से जितनी डिस्टेंस पे ये है उतनी ही डिस्टेंस पे ये है, बिल्कुल सिमेट्रिक है। ऐसी 0 जितनी डिस्टेंस पे ये है उतनी ही डिस्टेंस पे ये है। तो बच्चों ये और ये सेम डिस्टेंस पे है, तो इनका सेम पोटेंशियल होगा, तो इनको ऐसे मिला सकते। बच्चों फिर देखो, ये 10 ये 0,
तो 10 वाले से ये जितनी डिस्टेंस पे उतनी ही डिस्टेंस पे ये है और बिल्कुल सिमेट्रिक है। 0 वाले से जितनी डिस्टेंस पे ये है उतनी ही डिस्टेंस पे ये है, सिमेट्रिक है। और ऐसे बच्चों ये वाला जितनी डिस्टेंस पे यहां से है वैसे ही ये है। तो इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, इन दोनों का आपस में सेम होगा। तो बच्चों ये 10 इन दोनों का सेम है, तो इन दोनों को ऐसे मिला सकते, ऐसे इस साइड वाले को ऐसे मिला सकते। तो बच्चों याद करो मैंने बताया था इस तरह का डायग्राम बन जाएगा। सेम कहानी बच्चों यहां है। अगर मान लो मैं इस तरह से डायग्राम बना रहा हूं, ये 2 पॉइंट्स मेरे पास, तो बच्चों देखो 2 यहां पे 2 यहां पे, ठीक है, 2 यहां पे, उसके बाद बच्चों 2 यहां पे, 1 यहां पे और 2 यहां पे, ठीक है। अब बच्चों चेक करते हैं, मुझे बताओ सी बच्चों पैरेलल में कितने हो गए, 2C पैरेलल में 2C सीरीज में C उसके साथ C/2। तो बच्चों ये सब मिलके कितने हो गए, C/2। ये 2C और C/2, 2C प्लस C/2 यानी कि 5C/2। तो बच्चों ये कितने आए, 2C/5। बच्चों कोई मिस्टेक तो नहीं, ठीक है। तो इन सब का मिलके बच्चों 2C/5। अब ये 2C बच्चों ये एक C, इनके बीच में बच्चों निकालना, ठीक है। अब बच्चों फिर समझो 2C सीरीज में कितने हुए, C और 2C/5 फिर सीरीज में, तो 2C/5 इंटू C और ये हो गए बच्चों 7C/5, तो 2C/7। बच्चों कोई मिस्टेक तो नहीं, यहां तक चेक करते रहना। अब वो पूरा एक C के साथ पैरेलल में है, तो 2C/7 प्लस C 7। बच्चों कहीं मिस्टेक कर दी, अच्छा ये कितना होना चाहिए बच्चों, 2C और 2C, C/2 सही है, ये 2C, तो 2C इंटू C/2 और 2C प्लस C/2 5C/2 2C/5, ये तो सही है, 2C/5। बच्चों कोई मिस्टेक कर रहा हूं तो चेक करो। खैर बच्चों फिर देखते हैं, मुझे बताओ ये पूरा आया C/2, ये सही है बच्चों, ये पूरा C/2 वो सही है, ठीक है। 2C ये, अच्छा हाँ ये जुड़ेगा, नहीं 2C इसके साथ सही हो, 2C प्लस C/2 ये आया 5C/2, तो यहां हम लिखेंगे, ठीक है। अब फिर देखो C और 5C/2 बच्चों, C प्लस 5C/2 कितना आया, ये 7C/2। अब फिर मिस्टेक कर दी, ये सीरीज में है, तो C इंटू 5C/2 C प्लस 5C/2 बच्चों कितना आएगा, ये 5C/7। ये चीज क्लियर है। अब 5C/7 इस C के साथ पैरेलल में है, तो 5C/7 प्लस C 12C/7। अब बच्चों चेक करके बताओ इसमें कहीं दिक्कत हो। अब बच्चों फिर समझो, ये मैंने एक मेथड बताया, दूसरा मेथड बच्चों अगर देखो, दूसरा मेथड तो बच्चों मैंने पहले भी बताया वो समझो। तो बच्चों अब वापस समझो, इधर बच्चों इन 2 पॉइंट्स के बीच में हम इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, तो ये तुम्हारी ए बी लाइन है, ये तुम्हारी ए बी लाइन है। अब बच्चों समझो ये ए बी लाइन है, तो अभी हमने क्या किया, इसके अबाउट सिमेट्रिक है कर लिया। दूसरा बच्चों समझो,
ये ए बी लाइन है, यहां से इसकी डिस्टेंस 1, इसकी डिस्टेंस 1, इसकी डिस्टेंस 2। तो बच्चों ये 1, ये 1, 2, फिर देखो ये 1, ये 1, ये 2, इनकी डिस्टेंस लिखोगे 3, 3, उस तरह से डिस्टेंसेस लिख लो बच्चों। फिर दूसरे वाले से डिस्टेंस लिखो। फिर जो मैंने तुम्हें बताया है कि सेम नाम के जो पॉइंट्स तुम्हें मिल रहे हैं उनके पोटेंशियल सेम होंगे, उनको सेम पॉइंट कर दो बच्चों, आंसर वही आएगा, बट बहुत लेंथी जाएगा क्योंकि 1 2 1 2 करते रहो, उसमें बहुत दिक्कत आएगी। कनेक्ट कर पाए बच्चों? तो एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत से मेथड हो सकते हैं, जो सबसे सही मेथड लगे वो फॉलो करना चाहिए बच्चों। अभी मुझे बताओ, जो मैंने क्यूब वाले 3 क्वेश्चन डिस्कस किए उनमें कहीं कोई दिक्कत? अब बच्चों सबका कंक्लूजन मैं बताऊं तो क्यूब के लिए सबसे बेस्ट मेथड ये है, अगर एज के अक्रॉस निकालना हो तो जो मैंने बताया ये वाला मेथड सबसे ठीक है। हाँ, डायगोनल के अक्रॉस अगर निकालना है तो उसके लिए कोई सा भी मेथड फॉलो कर सकते हो, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, आसान है। इसके अक्रॉस अगर निकालना है, फेस डायगोनल के अक्रॉस, तो बच्चों जो मैंने बताया करेंट वाला या मिरर इमेज वाला वो मेथड बेटर है। क्लियर है बच्चों? इसमें सबसे टफ एज वाला ही पड़ता है, ये वाला, ये सबसे टफ पड़ता है। इसका सबसे आसान मेथड यही वाला है। बाकियों के बच्चों फिर भी तुम्हें याद रहेंगे, तुम कर लोगे। जो ये वाला है एज के अक्रॉस, ये अगर तुम प्रोसेस भूल जाओगे तो निकालने में दिक्कत आएगी बच्चों। अभी ये क्लियर है? चले आगे, ठीक है। अब बच्चों इसके बाद फिर हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं, वो तुम देखो ये वाला। ये सब बच्चों आसान है, आसानी से कर सकते हो बच्चों। मुझे बताओ इसमें फोल्डिंग सिमेट्री, इधर आप वहां से उठ जाओ, इधर आ जाओ सेकंड बेंच पे, हाँ इधर आ जाओ बच्चों। मुझे बताओ ये वाला जो डायग्राम दिख रहा है, इसमें तुम्हें फोल्डिंग सिमेट्री दिख रही है, तो बच्चों चाहो तो फोल्डिंग सिमेट्री से कर लो। अब बच्चों देख के बताओ इसमें मिरर सिमेट्री दिख रही है, तो मिरर सिमेट्री से भी कर सकते हो, या बच्चों चाहो जो अभी मैंने 1 2 वाला मेथड बताया उससे भी कर सकते, बट सबसे आसान इसमें पड़ेगा मिरर सिमेट्री। तो बच्चों मिरर सिमेट्री एक बार तुम अप्लाई करो, फिर मैं डिस्कस करता हूं इसे। बच्चों एक बार ट्राई करो, मैं डिस्कस करता हूं, ठीक है? कर लो बच्चों फटाफट। बच्चों बिना आवाज किए खुद से अटेम्प्ट करना है। तो बच्चों मिरर सिमेट्री में याद करो, मैंने तुम्हें बताया है कि ऐसे पहले ए बी लाइन, उसके परपेंडिकुलर तुम मिरर रखोगे, तो मिरर बच्चों तुम इस तरह से रखोगे, तो ब्लू वाला बच्चों तुम्हारा मिरर है बच्चों। ए बी लाइन के परपेंडिकुलर तुम मिरर रखते हो, तो ए बी लाइन बच्चों येलो लाइन, मिरर बच्चों तुम इस तरह से रखोगे, ठीक है? बोलो क्या रहा है? सही है। अब बच्चों मिरर लाइन पे जो जॉइंट्स आते हैं या रेजिस्टेंस आते हैं वो हट जाते हैं या खुल जाते हैं। तो बच्चों खोलने का मतलब ऐसा नहीं कैसे भी खोल दो, उस लाइन के परपेंडिकुलर या उस लाइन के अलोंग खुलते हैं। जैसे ये मिरर लाइन है, उसके अलोंग वो ओपन होंगे, ऐसा नहीं कि तुम कहीं भी कैसे भी ओपन कर दो। तो अब अगर मैं इसे ओपन करता हूं तो वो बच्चों समझना, इसको बच्चों मैंने ऐसे ओपन कर दिया, तो बच्चों इस तरह से हम ओपन करेंगे। कनेक्ट कर पाए बच्चों? अब बच्चों बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बताओ ये किसमें कितने हुए? ये C/2, 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 C किसमें आए? कितने हुए? C/3, C/3 ये भी बच्चों वैसा ही है, C/3, C/3, C/3 मिलके कितने हो गए? बस खत्म बच्चों। अभी क्लियर हुआ? बच्चों इसको फोल्ड भी कर सकते, वो गलत होगा, भले ही आंसर इस केस में मैच कर रहा हो वो अलग बात है। डेटा कई बार ऐसा होता है कि आंसर मैच कर जाए, पर वो गलत होगा।
रीजन उसके पीछे ये रहता है कि तुम ड्रॉ करो। जैसे मान लो यहां से x चार्ज आया तो यहां से x जाना चाहिए, यहां से x आया तो यहां से x जाना चाहिए, यहां मान लो y गया, यहां y गया, दोनों सिमेट्रिक हैं तो यहां भी y जाएगा। वैसे ही यहां से यहां से y जाना चाहिए, तो इसका इधर गया, इसका इधर गया, तो जॉइंट्स ऐसे खुलने चाहिए। ठीक है बच्चों, बताओ ए में कोई डाउट? बच्चों इसी को फोल्डिंग से करना चाहो, बच्चों मिरर वाला समझ गए ना? बच्चों फोल्डिंग से करना चाहो तो कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूं। मिरर वाला बच्चों क्लियर है ना? अब बच्चों येलो लाइन के ऊपर नीचे देखो, बताओ एक जैसा डायग्राम है क्या? येलो लाइन के ऊपर नीचे एक जैसा डायग्राम है बच्चों? बोलो बच्चों। तो बच्चों आप देखो, बच्चों इधर देखो, इसको ऐसे फोल्ड करूंगा तो बच्चों इसके ऊपर ये आ जाएगा, तो ये 2c, इसके ऊपर ये 2c, इसके ऊपर ये इधर ओवरलैप हो जाएगा, ये इधर। अब बच्चों ये वाला सर्किट भूल जाओ। बच्चों केवल इतना सर्किट बचा, इतना सर्किट बचा, इस सर्किट को पूरी तरह से भूल जाओ। अब चेक करो 2c और 2c सीरीज में बच्चों कितना हुआ? c, ये वाला c, cc पैरेलल में बच्चों 2c, 2c 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 सीरीज में कितने हो गए? 2c/3। तो फोल्डिंग सिमेट्री से भी कर सकते बच्चों, चाहो तो 1 2 3 ऐसे करो, लेंदी जाएगा, उससे भी कर सकते। जो मैंने 1 2 वाला मेथड बताया उससे भी कर सकते हो, बट लेंदी जाएगा। ओके अब बच्चों इसमें सी नंबर वाला एक बार अटेम्प्ट करो, सी नंबर वाला, सी नंबर वाला बच्चों बताओ क्या होगा? कितना आएगा? 2c/, एक सेकेंड, 3c/2। बच्चों ये वाला क्लियर है भाई? इसे मैं हटा दूं, ठीक है। अब बच्चों इसे देखो, बच्चों बताओ मिरर सिमेट्री है क्या? फोल्डिंग सिमेट्री, उसके अलावा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बच्चों जिससे मन करे उससे सॉल्व कर लो। मान लो मैं मिरर सिमेट्री से कर रहा हूं, तो ये मैंने मिरर रखा, ए बी लाइन के परपेंडिकुलर बच्चों मिरर रखा, तो जो मिरर लाइन पे होगा वो हट जाएगा, इसको बच्चों हटा दो, मिरर लाइन वाले को हटा दो। अब बच्चों c/2 c/2 c/2, फाइनल आंसर 3c/2। बच्चों तीनों में से कोई से भी मेथड से कर लो, एक ही बात है। मिरर सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, किसी से भी कर सकते, सबसे आंसर वही आएगा। बच्चों आप बॉम्बे, इसका जो बी पार्ट है उसे ट्राई करो, जिससे हुआ हो वो हैंड राइज करे। बच्चों इक्विपोटेंशियल मेथड में बॉम्बे, बच्चों याद रहे खुद से करना है, डिस्कशन नहीं करना है। एक बार खुद से करो फिर मैं बताता हूं। बच्चों बताओ इसमें मिरर सिमेट्री है? मिरर सिमेट्री तो वो नहीं लगेगा, या तो तुम फोल्डिंग वाला लगा दो या 1 2 वाला लगा दो, फोल्डिंग या 1 2 लगा सकते, ठीक है। बच्चों ये वाला क्लियर है ना? ठीक है, अब इसे ट्राई करो। बच्चों या तो फोल्डिंग वाले से करो या 1 2 वाले से, उनमें से किसी से कर सकते। आंसर बच्चों हैंड राइज करके बताना है जिसका भी आता है। बच्चों हैंड राइज करें, बॉम्बे जिससे सॉल्व हुआ हो। बच्चों फोल्डिंग से कर सकते हो या 1 2 मान के कर सकते हो। और कोई? बच्चों हैंड राइज करके आंसर बताएं और खुद से अटेम्प्ट करना है। चलो बच्चों मैं डिस्कस करता हूं, ठीक है। बच्चों देखो इस लाइन के ऊपर नीचे देखो, बच्चों बताओ एक जैसा दिख रहा है?
एक जैसा दिख रहा है, एक जैसा दिख रहा है, तो बच्चों अब नया डायग्राम बनाना हो, ठीक है। फोल्डिंग सिमेट्री से कर रहा हूं, ठीक है। देखो ये सी, देखते रहना कहीं मिस्टेक हो, ये ए, इसके ऊपर ये आ जाएगा तो 2C, इसके ऊपर ये आ जाएगा 2C, इसके ऊपर ये 2C। बच्चों शायद हो गया है, बच्चों सही डायग्राम बनाया, ठीक है। बच्चों देखो 2C सीरीज में 2C/3, ये पैरेलल में, तो 2C प्लस 2C/3 5C/3, तो इधर का मामला 5C/3, वो इसके साथ सीरीज में, वो इसके साथ सीरीज में। या बच्चों अलग डायग्राम बनाता हूं, ये ए, ये बी, बच्चों यहां तुम्हारा बैठा है 2C/3 प्लस 2C 5C/3, ये 2C, ये 5C/3, ठीक है। अब ये सीरीज में है, सीरीज में है, तो बच्चों इनका अगर मैं निकालता हूं 2C इंटू 5C/3, 3 दूनी 6 5 11, 11C/3, बच्चों 10C/11, सही क्या है बच्चों, सही है ये, कुछ मिस्टेक है बच्चों बताओ, यहां तक सही है, ये सही है, अच्छा ये 8C/3 होगा, हाँ सही है 8C/3, ठीक है। अब 8C/3, 8C/3, 3 दूनी 6 और 8 14, हाँ तो 16/14, 8C/7, ठीक है। तो 8C/7 प्लस C 15C/7, तो फाइनल आंसर बच्चों 15C/7। इधर रीजन से मुझे कोई मतलब नहीं, मैं कई बार बता चुका हूं, ठीक है। हाँ बच्चों मुझे बताओ इसमें अभी कोई दिक्कत नहीं, नहीं देखो मैंने बताया है उस लाइन के अबाउट फोल्ड करते हैं, कैसे भी थोड़ी फोल्ड करते, ठीक है। ओके बच्चों जो इसमें ई नंबर है, ई नंबर बच्चों ये वाला क्लियर है ना, अभी वो बताऊंगा, अभी पहले ई नंबर में एक करेक्शन है वो कर लेना बच्चों। ई नंबर में इसे 2C कर लेना, ई नंबर, ई नंबर इसमें इसे 2C कर लेना, ठीक है बच्चों। अभी हमने कौन सा किया था, ये वाला, हाँ इसमें बच्चों अभी कोई दिक्कत। अब बच्चों डी और ई, डी और ई बच्चों बताओ, डी में फोल्डिंग सिमेट्री है, मिरर सिमेट्री नहीं, तो मिरर सिमेट्री नहीं लगेगी, फोल्डिंग लगा के तुम कर सकते हो, तो बच्चों एज ए होमवर्क रख लो, एज ए होमवर्क रख लो, ठीक है। अब बच्चों ई नंबर देखो, ई नंबर बच्चों बताओ फोल्डिंग सिमेट्री है, मिरर सिमेट्री है, तो बच्चों जिससे चाहो उससे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जिससे चाहो उससे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, एज ए होमवर्क रख लो। मिरर से देखें पर उससे कोई फायदा नहीं है, मिरर से कोई फायदा नहीं, फोल्डिंग से ही करना पड़ेगा, ठीक है। ओके अब बच्चों कनेक्शन रिमूवल मेथड, बच्चों जो मिरर सिमेट्री रहती है उसी का एक और नाम होता है कनेक्शन रिमूवल मेथड। नाम मैं क्यों बता रहा हूं वो समझो, कई बच्चे बोलते हैं कि इक्विपोटेंशियल मेथड डिस्कस नहीं किया, कनेक्शन रिमूवल मेथड नहीं बताया, तो अलग अलग जगह अलग अलग नाम से रहता है, लगभग सेम ही रहता है। जो मैंने इक्विपोटेंशियल मेथड बताया है वो लगभग फोल्डिंग सिमेट्री जैसा ही रहता है, ऐसी कनेक्शन रिमूवल मेथड लगभग मिरर सिमेट्री जैसा रहता है। जैसे कनेक्शन रिमूवल मेथड देखो बच्चों, देखना जो मिरर सिमेट्री में मैंने तुम्हें बताया है वही चीज है, वैलिड ओनली फॉर सिमेट्रिक सर्किट, ठीक है। इन दिस मेथड वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन ऑन नेटवर्क इन सच ए वे दैट इट डिवाइड नेटवर्क इन 2 इक्वल पार्ट, नहीं वो उसमें लिखा हुआ है बस बता रहा हूं, तो वही 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए। अब जो परपेंडिकुलर लाइन पे
जॉइंट्स या रेजिस्टेंस आएंगे वो हट जाएंगे। मिरर में भी बच्चों मैंने वही बताया था, तो वही चीज है। ठीक है। अब बच्चों ए और बी तो सिंपल से ही है, तुम सी और डी ट्राई करो। बच्चों देखो ये सिंपल से हैं, एज ए होमवर्क रख लो, हम करंट में भी कर चुके हैं। ये भी बच्चों वैसा ही है, होमवर्क में रख लो, इससे बच्चों ट्राई करो। बच्चों इसमें फोल्डिंग भी लगा सकते हो, मिरर भी लगा सकते हो, बट मिरर में ज्यादा फायदा है, मिरर में ज्यादा फायदा है। तो बच्चों करो इसे, सी और डी। बच्चों इनमें मिरर में ज्यादा फायदा है। चाहो तो पोटेंशियल से भी कर सकते हो, बट वो बहुत लेंदी सा जाता है। ए बी सी डी ई, हाँ मिरर सिमेट्री से कोई फायदा नहीं मिलेगा उसमें, वही मैं बोल रहा हूं, उसमें फोल्डिंग या इक्यू पोटेंशियल ही ठीक रहेगा। हाँ चाहो तो सी बाई टू कर दो, पर उसके बाद भी कोई फायदा नहीं मिलेगा, उसके बाद भी कोई फायदा नहीं मिलेगा। जैसे टू सी करके बांट दो, बट कोई फायदा नहीं मिलेगा। हाँ बच्चों इसे करो, मिरर सिमेट्री से बेटर रहेगा। अभी कर लो, आंसर सही नहीं है और सोचो। बच्चों जल्दबाजी में मत करो, आसान क्वेश्चन है, मिरर सिमेट्री लगा के बहुत आसानी से हो जाएगा, बट सही ढंग से कैलकुलेट करो। ई वाले ए बी सी डी ई, हाँ सही है, सही है, सही है, सही है। बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूं, समझो। बच्चों ए बी के मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, एक जैसा है। मैंने बताया मिरर लाइन पे जो होते हैं वो हट जाते हैं, तो बच्चों इनको हटा दो। मिरर लाइन पे जो रेजिस्टेंस वगैरह होते हैं उनको हटा दो। तो बच्चों इनको हटा दिया, हटा दिया। तो बच्चों ये हट गए। ठीक है। अब देखो बच्चों, हटने के बाद क्वेश्चन आसान सा है। देखो बच्चों ये सी बाई टू, सी बाई टू, ये पूरी ब्रांच हो गई, सी बाई टू। ठीक है। बच्चों ये वाली ब्रांच एडजस्ट हो गई, एक और आएगा इधर। ठीक है। इधर सी बाई टू, ये वाली ब्रांच एडजस्ट हो गई, ये सी बाई टू। चेक करते रहना बच्चों अगर कहीं मिस्टेक दिखे, कोई मिस्टेक। हाँ रुको, ये ऊपर वाला इधर आ गया, नीचे वाला ये, अच्छा इसमें तीन है, तो सी बाई टू। बच्चों एक सी बाई टू और आएगा। ठीक है। अब देखो बच्चों ये सी बाई टू और ये ऊपर वाला सी बाई टू, सबसे नीचे और सबसे ऊपर लेके सी बाई टू, थ्री सी बाई टू, और ये दोनों मिला के सी बाई टू। बच्चों चेक करते रहना, ये थ्री सी बाई टू, इन दोनों को मिला के सी बाई टू, ये थ्री सी बाई टू। ठीक है। अब इन दोनों को मिला के अगर मैं लिखता हूं तो सी बाई टू, थ्री सी बाई टू, टू सी। बच्चों कितना आया ये, थ्री सी बाई 8। बच्चों सही किया है, और उसके साथ इसे और जोड़ दो बच्चों, 11 सी बाई 8। फाइनल आंसर बच्चों 11 सी बाई 8। इतना कनेक्ट कर पाए बच्चों। मैन तो तुम कंसेप्ट समझ लो, कैलकुलेशन थोड़ा फुर्सत में अपने हिसाब से करते रहना, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। इधर बच्चों देखो, मेन बस तुम्हें ये करना है, इन रजिस्टर्स इन कैपेसिटर्स को हटाना है, उसके बाद आसान सा सर्किट है, अपने हिसाब से ध्यान से करते रहो, हो जाएगा। वो अच्छा, वो तो एक ही बात है, मतलब फोल्डिंग तुम लगा रहे हो उसमें, हाँ एक ही बात, फोल्डिंग और मिरर दोनों कंबाइन कर रहे हो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हाँ बच्चों बताओ अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत, क्लियर है अभी? है क्या हुआ, बोलो, उठा दो उसे, कौन है ये? हाँ कौन, एक बार खड़े करना है इन्हें,
क्या नाम है इनका? हाँ, एक बार तुम खड़े हो जाओ, वहां पे खड़े हो जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, क्या नाम है? खड़े हो जाओ, बोलो। शिवांश है ना? ठीक है। एक बार अपने नोट्स और होमवर्क कॉपी लेके रेगुलर मुझसे मिलना शुरू करो, ठीक है? तो नोट्स और होमवर्क कॉपी मिलके अभी लेके क्लास के बाद मुझसे मिल लेना। हाँ, अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? बोलो, निकल जाओ अब, ठीक है? और ये बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़े, जब तुम्हें पता ही है कि वहां बैठना है तो जाके बैठ ही जाया करो, ठीक है? ओके बच्चों, अभी ये क्लियर है? फिर देखो, अब बच्चों इसे ट्राई करो। बच्चों आवाज नहीं करें, पर्चे वर्चे लिखना हो, नोट्स वगैरह चेक कराना हो तो भले ही आवाज कर सकते हो, ठीक है? देखो बच्चों, अब इसे बच्चों अटेम्प्ट करो, फिर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है? इसमें जिसका आंसर आया हो वो हैंड राइज करे। फोर्सी भाई थोड़ी मिस्टेक कर रहे हो, देखो। नहीं, ये ठीक है। और कोई? नहीं बच्चों, ध्यान से करो, आसान है। नहीं, मिस्टेक कर रहे हो बच्चों, मिरर सिमेट्री लगानी है, आप करो। चलो ठीक है, थोड़ा टाइम लो, करो। नहीं बच्चों आसान सा है, करो एक बार। बच्चों बिना आवाज किए खुद से करना है। बच्चों देखो, ए बी ये है, इसके परपेंडिकुलर यहां मिरर रखोगे तो इनको हटाओगे, इनको बच्चों हटाओगे, जो ये वाले हैं इनको हटाओगे, ठीक है? अब बच्चों देखो, बच्चों ये सब C/4, C/2, C/4 प्लस C/2, 3C/4, ठीक है? अब देखो, ये ए, ये बी, ये दोनों मिलके C/2। बच्चों इन सबका अपना बैठा था 3C/4 C, ठीक है? अब बच्चों फिर देखो, C/2, C/2 इसके साथ फिर सीरीज में, तो 3C/4 इंटू C/2, 3C/4 प्लस C/2, 2C/4, 5C। बच्चों कितना बैठेगा ये? कितना बैठ रहा है? 8C/10, सही है बच्चों? 3C/10, सही है ये, ठीक है? अब 3C/10 प्लस C/2, इसको बच्चों ऐड करोगे तो 8C/10, 4C/5, ये आंसर। बच्चों बताओ, ये चीज समझ पाए? फोल्डिंग इसमें नहीं लगेगी। ए बी लाइन के अबाउट तुम देखो, ऊपर नीचे तो कुछ है ही नहीं, ठीक है? बच्चों कहीं कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है भैया? कौन सा? ABCD, ऊपर ई। आंसर बता देता हूं, एक बार करना। 4C/3 आंसर है ई में। डी का आंसर है बच्चों 5C/3। फिर बचेगा क्या? चलो बाकी कल डिस्कस कर लेंगे। हाँ, अब बच्चों आगे हम चीजें डिस्कस कर रहे हैं, उसे समझते हैं। सिमेट्रिक सर्किट में बच्चों ये था, अब आगे समझो बच्चों। पोलर बाद में है, हेडिंग बच्चों लिख लो अभी। कहां गया? ओके बच्चों, हेडिंग लिख लो, फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक। बच्चों अभी आवाज बंद करें, फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक, फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक।
फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो बच्चों एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं डिस्कस कर रहा हूं, हालांकि बहुत सालों से इस पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेश्चंस नहीं देखे, मतलब बहुत ज्यादा सालों से, बट टॉपिक रहता है तो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक। अब बच्चों ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, जैसे कैपेसिटर है, कैपेसिटर में क्या किया है, डाइलेक्ट्रिक है बट पूरी तरह से अंदर नहीं, पार्शियली अंदर है। जैसे मान लो ये डाइलेक्ट्रिक है, तो नॉर्मली ऐसे पूरा अंदर रहता है, बट इसमें पार्शियली अंदर है, इस तरह से डाइलेक्ट्रिक है। तो अब पहले केस में बच्चों तुम्हें कैपेसिटेंस लिखना है, लिखो बच्चों, फिर मैं चेक कराता हूं। हाँ बच्चों, डायग्राम बना लो और फिर इसमें कैपेसिटेंस लिखने का ट्राई करो, आसान सा है बच्चों। ऊपर नीचे मेटल की प्लेट्स होती हैं, जैसे ये वाली प्लेट है, बिल्कुल वैसी ही प्लेट नीचे है, बट वो डायग्राम कंफ्यूजिंग होगा तो मैंने इस तरह से बनाया। इस प्लेट की विड्थ W है, लेंथ L है। इसका अगर फ्रंट व्यू देखोगे तो फ्रंट व्यू कुछ इस तरह से रहेगा, जैसे ये मेटल की प्लेट्स। डाइलेक्ट्रिक बच्चों कुछ इस तरह से है, ये डिस्टेंस L माइनस एक्स, ये डिस्टेंस x, ये d, ये L और विड्थ अपनी ER, उस तरह से बच्चों है। ये चीज क्लियर है? हाँ, क्या हुआ तुम्हें? ओके बच्चों, ये वाला डायग्राम ड्रॉ कर लो। तो बच्चों नींद से जाके सीधे, खैर हाँ, इतना ड्रॉ कर लो। अब बच्चों कैपेसिटेंस पहले इसका लिख लो, फिर हम आगे चीजें डिस्कस करते हैं। बच्चों डायग्राम वो वाला बनाना है, बच्चों आवाज नहीं करें, उसका ध्यान रखें। गौरांग, बच्चों जो हम पहले करते थे वही करना है। नहीं नहीं नहीं, वो इस तरह से था, ये पैरेलल में, पैरेलल। देखो इस तरह से अगर होते तो वो सीरीज में माने जाते, एक के बाद उसकी में वो जनरल फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट, इसमें पैरेलल मान के सॉल्व करो। ठीक है, चलो मैं बताता हूं। तो ऐसे ही तो लगे, चलो मैं डिस्कस करता हूं बच्चों। बच्चों आवाज बंद हो जाए। ठीक है, अब बच्चों देखो, मैंने बार बार बताया है, जैसे ये है, इतने हिस्से में डाइलेक्ट्रिक है, ये हिस्से में हवा है, ये एक्स। अब बच्चों देखो युवराज, बच्चों यहां से तुमने कट लगाया तो ये ऊपर मेटल होता है, नीचे भी मेटल होता है। तो यहां अगर मैं एक P1 पॉइंट मान रहा हूं तो ये भी अपने आप में P1 है, ये P2, तो ये भी अपने आप में P2 है। एक कैपेसिटर तुम्हारा ये, एक कैपेसिटर ये, इधर दोनों कैपेसिटर बच्चों तुम्हारे पैरेलल में माने जाएंगे, क्योंकि दोनों ही P1 P2 के अक्रॉस कनेक्टेड है। तो दोनों ही कैपेसिटर बच्चों तुम्हारे पैरेलल में माने जाएंगे, क्योंकि दोनों ही P1 P2 के अक्रॉस कनेक्टेड है। तो अब बच्चों ऊपर वाली प्लेट्स मेटल की प्लेट होती है। अब बच्चों समझो, ये पॉइंट तुम्हारा P1, ये पॉइंट P2। अब बच्चों इसकी कैपेसिटी लिख रहा हूं एप्सिलॉन नॉट। एरिया बच्चों बताओ डायग्राम देख के कितना है? बच्चों इस वाले का एरिया, ये C1, बताओ कितना एरिया दिख रहा है? L माइनस एक्स इंटू डब्ल्यू। बच्चों ये एरिया माना जाएगा इसका, अपॉन डिस्टेंस। अब ये वाले का बच्चों अगर लिखता हूं तो एप्सिलॉन नॉट, बच्चों ये डिस्टेंस एक्स डब्ल्यू बाई डिस्टेंस ER। ये चीज क्लियर है? इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन? अब बच्चों में इसे वापस सिंप्लीफाई करता हूं,
तो एप्सिलॉन नॉट डब्ल्यू बाई डी एल माइनस एक्स, और ये तो बच्चों इसको अगर मैं एडजस्ट करके लिखूंगा तो एल प्लस ई आर माइनस वन एक्स। बच्चों एक बार चेक करके बताओ इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन? क्लियर है भैया? कर लो फटाफट। बच्चों कैपेसिटेंस समझ पाए? कैपेसिटेंस, ठीक है बच्चों, जिसका फर्स्ट पार्ट हो गया हो, बच्चों डायग्राम देख के बताओ इसमें बैटरी कनेक्टेड है या डिस्कनेक्टेड? बोलो बच्चों, बैटरी कनेक्टेड या डिस्कनेक्टेड? कनेक्टेड। तो कनेक्टेड बैटरी में क्या चीज कांस्टेंट होगी? वोल्टेज। अगर मैं इसकी एनर्जी लिखना चाहूं तो कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए? हाफ सी वी स्क्वायर। तो बच्चों अब इसमें सेकंड लिख लो, राइट एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। बच्चों कैपेसिटेंस समझ पाए? कैपेसिटेंस। अब सेकंड बच्चों, राइट एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। बच्चों इसमें प्रोसेस ही इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला बहुत बड़ा सा बनता है, मुझे भी कभी याद नहीं रहता, लेकिन प्रोसेस याद रहती है। तो इसमें प्रोसेस ही याद रखनी है, बाकी बहुत कम ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सालों से कभी देखा नहीं कि पूछा हो। बच्चों लिख लिया एनर्जी, हाफ सी वी नॉट स्क्वायर। तो बच्चों एनर्जी अगर मैं लिखता हूं हाफ, सी की जगह बच्चों ये लिखूंगा एप्सिलॉन नॉट डब्ल्यू बाई डी एल प्लस ई आर माइनस वन एक्स वी नॉट स्क्वायर। बच्चों बताओ अभी इसमें कोई दिक्कत? इधर बच्चों ये चीज क्लियर है? ठीक है। अब थर्ड बच्चों, वर्क पावर एनर्जी में तुम एक फॉर्मूला पढ़ते हो, F इक्वल टू माइनस का डी यू बाई डी एक्स, याद है? F इक्वल टू माइनस का डी यू बाई डी एक्स, याद है बच्चों? तो अब बच्चों थर्ड इसमें लिख लो, थर्ड फाइंड। बच्चों थर्ड एनर्जी तक, मतलब सेकेंड एनर्जी तक क्लियर है ना? थर्ड बच्चों लिख लो, फाइंड फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक। फाइंड फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक। तो बच्चों फोर्स को अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज लिखता हूं तो डी यू बाई डी एक्स, प्लस माइनस वो लॉजिक से निकाल लेंगे, मतलब नहीं है। तो अब अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करता हूं तो बच्चों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड बच्चों एप्सिलॉन नॉट डब्ल्यू टू डी वी नॉट स्क्वायर कांस्टेंट। इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूं तो L का डिफ्रेंशिएशन 0, इसका 1। बच्चों मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, बस ये बचेगा। बच्चों मैंने स्टेप्स थोड़ी सी कम बताई है, फिर समझो। एप्सिलॉन नॉट डब्ल्यू टू डी वैसे के वैसे, वी नॉट स्क्वायर वैसा का वैसा, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो L का डिफ्रेंशिएशन 0, X का 1, ये बचे। तो फाइनली बच्चों फोर्स ये आ गया। कांस्टेंट फोर्स कंजर्वेटिव होता है। देखो फोर्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट फोर्स कंजर्वेटिव होता है, ठीक है। हाँ बच्चों अभी मुझे बताओ फोर्स का फॉर्मूला देख के, इधर बच्चों मुझे बताओ फोर्स का फॉर्मूला देख के कांस्टेंट फोर्स है या वेरिएबल? तो बच्चों थ्योरेटिकल क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि मान लो बैटरी कनेक्टेड है, पार्शियली डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड है, फोर्स कांस्टेंट होगा या वेरिएबल? कांस्टेंट। क्लियर है बच्चों? अब ये फोर्स लगता कैसे वो थोड़ा सा समझो बच्चों। फोर्स की वैल्यू बच्चों क्लियर है? जैसे ये कैपेसिटर है, मान लो इस पे प्लस चार्ज, इधर माइनस चार्ज, ये डाइलेक्ट्रिक। तो अभी जस्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे, जैसे ये प्लस है तो यहां माइनस चार्ज इंड्यूस हो जाता, ये माइनस है तो यहां प्लस चार्ज इंड्यूस हो जाता। अभी जस्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे। तो बच्चों आप समझो, ये प्लस ये माइनस, तो इस पे ऐसे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, ये माइनस ये प्लस, इधर फोर्स लगेगा, तो एक नेट फोर्स ऐसे आ जाता। तो अगर हम डाइलेक्ट्रिक को ऐसे बाहर खींचेंगे तो उस पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, जो कि ये होगा।
बच्चों कनेक्ट कर पाए? ये फोर्स कैसे लगता है, ये प्लस इधर माइनस, इधर माइनस तो इधर प्लस, प्लस माइनस में अट्रैक्शन, माइनस प्लस में अट्रैक्शन, इन दोनों का ओवरऑल फोर्स इधर आ जाता, तो वो ओवरऑल फोर्स बच्चों ये होता है। हाँ बोलो, वापस बोलो। देखो सही बोल रहे हो, ये भी फोर्स लगेगा रिपल्सिव, लेकिन ये पास में तो ये डोमिनेटिंग होगा, तो एक रफ ड्रॉ किया है। देखो जैसे इस प्लस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, उसे रिपेल करेगा, वो तो अलग हो जाता है, वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी हम डाइलेक्ट्रिक पे फोर्स डिस्कस कर रहे हैं। प्लेट पे फोर्स तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी उससे मतलब नहीं है, ठीक है। देखो उस सिस्टम की जो एनर्जी, देखो समझना, वर्क पावर एनर्जी में जो भी हम करते हैं, हम उन दोनों को एक सिस्टम मान लिए, उस सिस्टम की जो एनर्जी है उसमें जो चेंज आ रहा है उसकी वजह से फोर्स निकालना, तो उसमें भी हम सिस्टम के लिए लिखते थे, याद है। हाँ बच्चों चले आगे। अब बच्चों इसमें नेक्स्ट फिर तुम लिख लो, ये कौन सा नंबर था, थर्ड। फोर्थ बच्चों इसमें लिखो, बच्चों फोर्थ। अब एक सेकेंड, अभी नहीं, बस आज हो जाएगा, ट्राई कर रहे हैं आज ही हो जाए। हाँ बच्चों अभी फोर्थ, फोर्थ बच्चों इसमें लिखो, राइट एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। बच्चों राइट एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इफ बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, राइट एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, राइट एनर्जी ऑफ कैपेसिटर if battery is disconnected, write energy of capacitor if battery is disconnected। तो बच्चों समझो, अब बैटरी मान लो डिस्कनेक्टेड है, ये ऐसे डाइलेक्ट्रिक है, तो बच्चों बैटरी अगर डिस्कनेक्ट कर दिए तो इस पे एक फिक्स चार्ज आ जाता है, ठीक है। ये मान लो वही सिचुएशन है। अब बच्चों अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो एनर्जी कैसे लिखोगे, क्यू स्क्वायर बाई टू सी, क्यू स्क्वायर टू सी। बच्चों अभी भी हमने देखा है एप्सिलॉन नॉट डब्ल्यू बाई डी, एप्सिलॉन नॉट डब्ल्यू ये डी, इधर बच्चों एल प्लस ई आर माइनस वन इंटू एक्स। बच्चों बताओ अभी इसमें कोई तकलीफ, ठीक है। एनर्जी बच्चों एक बार चेक करो, एनर्जी में कहीं कोई तकलीफ, बोलो वापस बोलो। देखो समझो, एक्चुअल में ये है कि दो अलग अलग केस हैं, उसी को एक में मिक्स कर दिया। जैसे कैपेसिटर को हमने मान लो पहले चार्ज कर लिया बैटरी लगा के, क्यू चार्ज आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को बाहर निकाल, अब उसकी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को बाहर निकाल, तो अब बैटरी से कनेक्ट करने के बाद जो चार्ज आना हो गया आ गया होगा। अब उसकी स्लैब को बाहर निकाल के मान लो हम L माइनस एक्स डिस्टेंस बाहर ले आए, तब डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले बैटरी कनेक्ट करके फिर निकाल लिया हो, ठीक है। तो वो दो केस को एक में ही मिक्स कर दिया जिससे थोड़ा जल्दी हो जाए। देखो मैन ये जैसे पहले कैपेसिटर को चार्ज कर लिया, चार्ज कर लिया, अब बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी, फिर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को निकाल दी, तो पहले जितना चार्ज आना होगा आ गया, तो वो चार्ज अपने आप में फिक्स हो गया, बस ये चीज है। हाँ नहीं नहीं नहीं, वो चलो बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। अभी इसे कंप्लीट करते हैं बच्चों, ये चीज क्लियर है, ठीक है। आगे बच्चों इसमें लिख लो आप नेक्स्ट पॉइंट, पीछे नेक्स्ट पॉइंट बच्चों इसमें लिख लो। बच्चों एक बार मैं फिर बता रहा हूं, फिर समझो बच्चों, बैटरी कनेक्टेड हो, बच्चों इधर बैटरी कनेक्टेड हो, फॉर्मूला क्या लगाओगे, हाफ सी वी स्क्वायर। बैटरी डिस्कनेक्टेड हो, फॉर्मूला क्या लगाओगे, क्यू स्क्वायर बाई टू सी।
तो बैटरी बच्चों जब तुमने डिस्कनेक्ट की, उस पर 2 3 4 5 जो भी चार्ज रह गया होगा वो रह जाएगा, वो अपने आप में फिक्स रहेगा। अब तुम डाइलेक्ट्रिक को बाहर निकाल रहे हो या डाइलेक्ट्रिक बाहर है, तो अब चार्ज फिक्स है, तो बेटर ये है कि तुम चार्ज के टर्म्स में एनर्जी लिखो, क्योंकि चार्ज अब नहीं बदलेगा। तो क्यू स्क्वायर बाई 2c, ये एनर्जी आ गई। अब बच्चों इसमें लिख लो कैलकुलेट फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, जो भी नंबर हो, कैलकुलेट फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक। बच्चों जो मैंने अभी प्रोसेस बताई बिल्कुल वैसे ही तुम्हें डिफ्रेंशिएट करना। तो फोर्स बच्चों माइनस का डी बाई डी एक्स, फोर्स माइनस का डी बाई डी एक्स। अब बच्चों मैग्नीट्यूड वाइज लिख लो बस। तो अगर मैं फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखता हूं तो ये सारे टर्म्स कांस्टेंट है, क्यू स्क्वायर डी 2 एप्सिलॉन नॉट डब्ल्यू। इसको बच्चों में डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो बच्चों 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस को छोड़ दिया, उससे मतलब नहीं है, तो इसी टर्म का स्क्वायर आ जाएगा। तो एल प्लस ई आर माइनस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर। अब अंदर वाले का फिर से करोगे, अंदर वाले का फिर से करोगे तो 0, और इसका बच्चों मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये आएगा। अब बच्चों तुम देख सकते हो फॉर्मूले काफी बड़े से हैं, उन्हें याद रख पाना बहुत मुश्किल है। ऊपर से ये भी जरूरी नहीं कि जो मैं तुम्हें लिखवा रहा हूं उसी फॉर्मेट में हूं। यहां मैंने एल माइनस एक्स एक्स बोला, वहां हो सकता है एक्स एल माइनस एक्स हो, डब्ल्यू की जगह कुछ और दिया हो। तो बेटर अप्रोच ये कि केवल अप्रोच याद रखो। फोर्स जब भी तुम्हें निकालना है सबसे अच्छा तरीका क्या है, कैपेसिटी निकालो। बैटरी कनेक्टेड है हाफ सी बी स्क्वायर, उसको डिफरेंशिएट कर दो। बैटरी डिसकनेक्टेड है, बैटरी डिसकनेक्टेड है, क्यू स्क्वायर बाई 2c लिखो, उसे डिफरेंशिएट कर लो। तो की कंसेप्ट केवल इतना याद रखना है, फोर्स के लिए एनर्जी लिख के उसे डिफरेंशिएट कर दो, आंसर आ जाएगा। बाकी फॉर्मूले वगैरह किसी के चक्कर में नहीं पड़ना। नहीं नहीं, मैंने बार बार बताया, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिए तो फिर चार्ज फिक्स रहेगा। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि स्टार्टिंग में हमने किस तरह से चार्ज किया था, किस सिचुएशन में चार्ज किया। समझ पाए ना? ओके बच्चों, इधर बच्चों बताओ, इस वाले फॉर्मूले को देख के बताओ फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल। फोर्स कांस्टेंट या वेरिएबल? वेरिएबल। और पिछले केस में क्या था, कांस्टेंट। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब बच्चों मैं इसे हटा दूं। एक और एग्जांपल बच्चों देखो। बच्चों ये कैपेसिटर, इसमें डाइलेक्ट्रिक पूरी तरह से अंदर है। ये बैटरी V0, एरिया ए, ठीक है, ई आर, डिस्टेंस डी। बच्चों ये वाला डायग्राम ड्रॉ कर लो। डाइलेक्ट्रिक बच्चों पूरी तरह से अंदर है। बच्चों अब इसमें लिखो अब बच्चों इसमें लिख लो कैलकुलेट फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक, कैलकुलेट फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक। तो बच्चों अब बताओ एनर्जी इसकी कांस्टेंट होगी या वेरिएबल? पूरी तरह से डाइलेक्ट्रिक अंदर, तो बच्चों कैपेसिटी फिक्स है, एनर्जी फिक्स है। फिक्स चीज का डिफरेंशिएशन क्या होगा? फिक्स चीज का डिफरेंशिएशन 0। कोई दिक्कत? तो अब बच्चों समझो, यहां अगर मैं फोर्स लिखता हूं तो फोर्स डी बाई डी एक्स 0। तो बच्चों बस एक लाइन इसमें लिख लो, एक लाइन बच्चों इसमें लिख लो। In this case, energy of capacitor will be constant
In this case, energy of capacitor will be constant and force will be zero. In this case, energy of capacitor will be constant and force will be zero. In this case, energy of capacitor will be constant and force will be zero. बच्चों अब समझना ऐसा होता कैसे है। जैसे ये कैपेसिटर है, यहां प्लस चार्ज, यहां माइनस चार्ज तो बच्चों यहां माइनस इंड्यूस हुआ, यहां प्लस इंड्यूस हुआ, तो ये इस तरह से फोर्स लगाएगा, ये इधर फोर्स लगाएगा, तो दोनों फोर्स आपस में कट के नेट फोर्स जीरो हो जाए। दोनों फोर्स बच्चों आपस में कैंसिल आउट होके नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, जबकि पिछले वाले केस में नेट फोर्स जीरो नहीं हो रहा था। ये चीज क्लियर है? इसमें कहीं कोई दिक्कत? ठीक है। अब बच्चों वापस समझो, एक और एग्जांपल बच्चों देखो, बस एक सेकेंड। मान लो बच्चों डाइलेक्ट्रिक पूरी तरह से ऐसे अंदर है, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, डिस्टेंस डी, एरिया ए। बच्चों अब बैटरी डिस्कनेक्टेड है, बैटरी डिस्कनेक्टेड है, तो बच्चों ये वाला डायग्राम ड्रॉ कर लो, फिर मैं डिस्कस करता हूं। हाँ बच्चों शायद कोई कुछ कह रहा था, हैंड राइज करे। हाँ बोलो। हाँ किसी को कुछ पूछना हो पूछे। ओके तो बच्चों अभी ये वाला डायग्राम ड्रॉ कर लो। ठीक है ओके अब बच्चों इस केस में अगर मैं एनर्जी लिखता हूं तो एनर्जी बच्चों क्यू स्क्वायर बाई टू, सी लिखूंगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी ई आर। बच्चों अब बताओ, अब एनर्जी कांस्टेंट है या वेरिएबल? तो बताओ उसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन जीरो तो फोर्स जीरो। तो बच्चों अब मैं पूरा टॉपिक कंक्लूड कर रहा हूं। चार केस है, दो केस में बैटरी कनेक्टेड है, दो केस में बैटरी डिस्कनेक्टेड है। जब डाइलेक्ट्रिक पूरी तरह से अंदर होगा, जब डाइलेक्ट्रिक पूरी तरह से अंदर होगा, चाहे बैटरी कनेक्टेड हो या डिस्कनेक्टेड हो, फोर्स तुम्हारा कितना आएगा? जीरो। तो जब भी डाइलेक्ट्रिक पूरी तरह से अंदर होगा, फोर्स तुम्हारा कितना आएगा? जीरो। ये चीज क्लियर है? अब जब भी डाइलेक्ट्रिक पार्शियली अंदर होगा तो बैटरी कनेक्टेड होगी, तो हाफ सी वी स्क्वायर से एनर्जी लिखोगे, डिफरेंशिएट करोगे तो फोर्स कांस्टेंट आ जाए। जब बैटरी डिस्कनेक्टेड होगी तो क्यू स्क्वायर बाई टू सी से एनर्जी लिखोगे, डिफरेंशिएट करोगे, फोर्स आ जाएगा जो कि वेरिएबल होगा। चारों केस बच्चों क्लियर है? अभी चले आगे। ठीक है, अब बच्चों इसमें जो लास्ट टॉपिक है वो फिर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चों अभी हेडिंग इसमें तुम लिख लो, पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो बच्चों थ्योरेटिकल सा टॉपिक है और इसी वजह से मैंने इसमें थोड़ी बहुत थ्योरी लिख के भी दी है, तो वो मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाकी तुम रीड इससे कर लेना। काम की चीजें बच्चों हम लिख लेंगे, काम की चीजें बच्चों हम लिख लेंगे, तो वो चीज बच्चों समझो। यहां तुम देखोगे इस साइड डीपीपी 5 के सेकंड पेज पे तुम्हें डाइलेक्ट्रिक करके एक टॉपिक मिलेगा बच्चों, दिख रहा होगा, ठीक है ना? हाँ डीपीपी 6 में। तो बच्चों थ्योरी जो मैं बता रहा हूं लगभग उसमें अवेलेबल है, बाकी जो मैथमेटिकल पार्ट होगा वो हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट बस मैं बता रहा हूं, वो चीज बच्चों समझो। बच्चों अब इधर आ जाओ, ठीक है? बच्चों देखो, तो बच्चों केवल समझना है, इधर अंश और उनके बगल में कहां ध्यान है तुम्हारा? ओके बच्चों अभी केवल समझना है, लिखना नहीं है, समझो। देखो डाइलेक्ट्रिक, तो डाइलेक्ट्रिक से मतलब होता है इंसुलेटिंग मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक से मतलब बच्चों क्या होता है? इंसुलेटिंग मटेरियल।
अब इंसुलेटिंग मटेरियल बहुत टाइप के हो सकते हैं, बहुत टाइप के हो सकते हैं, जैसे लकड़ी है, प्लास्टिक है, बहुत सारे हो सकते हैं, पानी है, बहुत सारे हो सकते हैं, समझ रहे हो। अब मान लो जैसे मैंने H2O लिया, H2O, बच्चों बताओ कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग। तो बच्चों प्योर वाटर नॉन कंडक्टिंग होता, प्योर वाटर नॉन कंडक्टिंग होता, ठीक है। अब बच्चों थोड़ा बहुत तुम्हें पता हो, H2O मॉलिक्यूल पोलर होता है या नॉन पोलर? पोलर मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि हाइड्रोजन पे थोड़ा सा प्लस रहता है, ऑक्सीजन पे माइनस, ये प्लस, इनके बीच में शायद से 108 डिग्री का एंगल होता है, यही रहता है क्या? ठीक है, ओके। तो पता नहीं बच्चों, शायद जो भी हो, कितना होता है? 105, ठीक है चलो, खैर। हाँ बच्चों इधर आओ, तो माइनस से प्लस एक डाइपोल ये, एक डाइपोल ये, दोनों का नेट डाइपोल ये आ गया। तो यहां मॉलिक्यूल का खुद का डाइपोल मोमेंट होता है, जैसे H2O मॉलिक्यूल का खुद का डाइपोल मोमेंट होता है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब मान लो जैसे समझाने के लिए मैंने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिया, बच्चों बताओ ये पोलर मॉलिक्यूल है या नॉन पोलर? नॉन पोलर, क्योंकि दोनों पे सेम चार्ज है, मतलब कुछ नहीं। N2 बच्चों पोलर या नॉन पोलर? नॉन पोलर। तो बच्चों कंक्लूड करता हूं, समझो, डाइलेक्ट्रिक दो टाइप के हो सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक दो टाइप के हो सकते हैं, पोलर या नॉन पोलर। पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं? जिनका खुद का कोई डाइपोल मोमेंट होता है, जैसे H2 है, HCl है, ये सब मान लो। नॉन पोलर क्या होंगे? जिनका कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता। अब बच्चों जैसे मान लो तुमने एक गिलास पानी लिया, इसमें H2O भरा हुआ है, ठीक है। अब समझो बच्चों, बताओ इस एक गिलास पानी में H2O के लगभग कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? इनफाइनाइट, बहुत सारे। अब वो किस डायरेक्शन में होंगे? रैंडम। तो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में है, तो बताओ सबका वेक्टर सम क्या होगा? 0। तो नॉर्मल वे में जितने भी इसके मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली ओरिएंटेड होंगे, तो नेट डाइपोल मोमेंट अपने आप में कितना होगा? 0। अब मान लो तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से कोई लगाई, बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, तो बच्चों याद करो मैंने टॉपिक डिस्कस किया था, डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये माइनस, ये प्लस, तो प्लस पे फोर्स इधर, माइनस पे इधर, तो टॉर्क लगेगा, तो वो ऐसे अलाइन होने का ट्राई करेगा। तो नॉर्मल वे में ये रैंडम ओरिएंटेड है, नेट डाइपोल मोमेंट कितना है? 0। अगर हम बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो ये थोड़ा थोड़ा इस डायरेक्शन में अलाइन होने का ट्राई करेंगे, इस डायरेक्शन में अलाइन होने का ट्राई करेंगे। तो पहले इनका वेक्टर सम 0 था, बट अब वेक्टर सम 0 नहीं होगा, अब नेट डाइपोल मोमेंट आ जाए। तो बच्चों बताओ, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तब नेट डाइपोल मोमेंट, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी नेट डाइपोल मोमेंट 0, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद डाइपोल मोमेंट होगा। ये चीज क्लियर है? ठीक है। अब मान लो बच्चों जैसे ये एक मैंने बर्तन लिया, इसमें ऑक्सीजन भर दिए, जस्ट समझने के लिए मान लो ऑक्सीजन भर दी, बताओ एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट कितना है? 0। ऐसे मैंने 50,000 ऑक्सीजन भर दी, उन 50,000 का 0, 50,000 का 0। तो बच्चों फिर बताओ, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0, जबकि पोलर में एक का 0 होता है क्या? नहीं, कई सारे होंगे, तो वहां नेट कितना होगा? 0, नेट 0। यहां बहुत सारे हैं तब नेट 0, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड वहां लगाओगे तो नेट 0 नहीं होगा। अब यहां बाहर से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होगा, ऑक्सीजन या कोई सा भी मॉलिक्यूल है बच्चों, कोई सा भी मॉलिक्यूल हो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो है ही,
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो निगेटिव पे इधर फोर्स लगेगा, तो जो उसकी निगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो इस तरफ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल दूर भागेंगे। तो मान लो पहले वो जो गोल शेप का है, जस्ट मानने के लिए गोल शेप का है, तो एक इधर खिंचेगा एक इधर खिंचेगा, तो उनका शेप थोड़ा डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। शेप डिस्टॉर्टेड होके ऐसे माइनस और एक प्लस हो जाएगा। तो पहले बच्चों जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तो उसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 था, लेकिन जैसे ही तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे इलेक्ट्रॉन पे इधर फोर्स लगेगा, पॉजिटिव उधर, तो वो इसे ऐसे खिंचेगा खिंचेगा, तो खिंचने की वजह से ये माइनस प्लस हो गया। तो पहले नेट 0 था, अब माइनस से प्लस, नेट डाइपोल मोमेंट इधर आ गया। अब ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, उन बहुत सारों का ऐसे जुड़ जुड़ के नेट डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। तो बच्चों कंक्लूड करता हूं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल का वैसे क्या होता है 0, बहुत सारों का भी 0, लेकिन बाहर से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो शेप डिस्टॉर्शन की वजह से इसमें डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, और बाहर से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो इन सब का नेट 0 नहीं होगा। ये चीज समझ गए बच्चों? इसमें अभी कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अब बच्चों आगे इसमें हम चीजें डिस्कस कर रहे हैं, तो एक दो पॉइंट बच्चों पहले इसमें लिख लो जिन पर क्वेश्चंस रहते हैं, फिर आगे देखते हैं। पोलराइजेशन बच्चों, बाकी चीजें उसमें थ्योरी में लिखी हुई हैं, और एक दो चीजें वो भी मैं बता दूंगा, बट पहले ये लिख लो। पोलराइजेशन, induced dipole moment per unit volume is called polarization. Induced dipole moment per unit volume is called polarization. Induced dipole moment per unit volume is called polarization. ठीक है? मतलब क्या है बच्चों, जैसे मान लो तुमने एक गिलास में पानी भर दिया, अब तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, तो पहले उसमें नेट डाइपोल मोमेंट 0 था, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद कुछ डेवलप हो जाएगा, जितना एक यूनिट वॉल्यूम में डेवलप हुआ है उसे हम बोलते हैं पोलराइजेशन। बच्चों इतना लिख लिया? लिख लिया ना? ठीक है। अब बच्चों बस इसका एक फॉर्मूला लिख लो, और कुछ नहीं। पोलराइजेशन P ये होता है, बाई चांस वैसे कभी पूछते नहीं है, पर बुक्स वगैरह में कहीं कभी कोई क्वेश्चन दिख जाए तो बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ओरिजिनल एग्जाम में मेरे हिसाब से कभी नहीं पूछते। पोलराइजेशन P हो जाता है एप्सिलॉन नॉट ER माइनस 1 इंटू ई हो जाएगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ई बच्चों एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? यहां तक बच्चों कोई दिक्कत? ठीक है। अब बच्चों समझो इसमें मैक्सिमम 5-10 मिनट का टॉपिक रह गया है, वो हम नेक्स्ट टर्म पे देख लेंगे। तो बच्चों अभी कर लेते हैं, काम करते हैं, ठीक है? अभी कर लेते हैं, ठीक है? अब ये बच्चों नोट कर लिया, ठीक है? अब बच्चों हेडिंग इस तरह से लिख लो, हेडिंग बच्चों लिख लो इंड्यूस चार्ज ऑन डाइलेक्ट्रिक, इंड्यूस चार्ज ऑन डाइलेक्ट्रिक, इंड्यूस चार्ज ऑन डाइलेक्ट्रिक। इंड्यूस चार्ज ऑन डाइलेक्ट्रिक। तो बच्चों ऐसे समझो ये अपने कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, इंड्यूस चार्ज ऑन डाइलेक्ट्रिक, ठीक है? बच्चों मान लो बच्चों याद रहे ये कैपेसिटर लगभग फुल भरा है, बट चीजें ओवरलैप हो जाएंगी, उस वजह से मैंने ऐसे ड्रॉ किया है। इधर मान लो प्लस चार्ज, इधर बच्चों माइनस चार्ज। तो बच्चों यहां प्लस है तो यहां चार्ज होगा माइनस, यहां होगा प्लस, यहां प्लस। अब बच्चों होता ये जैसे मैंने बताया इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहां माइनस है तो यहां प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस,
तो कॉर्नर में इधर प्लस इधर माइनस, बीच में माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे रहता। क्लियर है बच्चों? अब समझो बच्चों, यहां चार डेंसिटी मैंने सिग्मा मानी, तो यहां माइनस सिग्मा, यहां मैंने सिग्मा डैश मानी, ठीक है ना, तो ये माइनस सिग्मा डैश, ये प्लस सिग्मा डैश। बच्चों प्लेट पे चार डेंसिटी मैंने सिग्मा मानी है, वहां माइनस सिग्मा। डाइपोल पे जो इंड्यूस चार्ज हुआ है वो सिग्मा डैश मान लिया, उधर प्लस सिग्मा डैश। अब बच्चों देखो, अगर मैं हवा में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूं, हवा में इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों लिख रहा हूं, तो हवा में बच्चों अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूं तो वो चीज बच्चों समझना, यहां कहीं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूं तो इस प्लस सिग्मा की वजह से उधर, माइनस सिग्मा की वजह से भी इधर, इसका माइनस प्लस कट जाएगा। जैसे बच्चों देखना, देखो प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, माइनस सिग्मा डैश प्लस सिग्मा डैश, यहां प्लस वन रखता हूं, ये उधर धक्का देगा, ये इधर खींचेगा, ये जिस फोर्स से खींचेगा ये उतने से ही रिपेल करेगा, तो इन दोनों का कट जाएगा, इन दोनों का जुड़ जाएगा। बच्चों समझ पाए? अब समझो, तो बच्चों अभी समझना, इसका अगर मैं लिखता हूं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक सिंगल प्लेट की वजह से बच्चों सिग्मा बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से भी बच्चों जुड़ जाएगी। बच्चों यही फॉर्मूला था, क्या था, नहीं सिग्मा है तो 2 नहीं, a नहीं आएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन। बच्चों ये एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब बच्चों वापस देखो, अगर मैं मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूं बच्चों इधर, इसमें बच्चों जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा मीडियम में, तो बच्चों इस प्लस की वजह से इधर, इस प्लस की वजह से इधर, इस माइनस की वजह से इधर, इस माइनस की वजह से इधर, इस प्लस की वजह से इधर, तो अब बच्चों मैं लिख रहा हूं वो समझना, E इन मीडियम, E इन मीडियम, तो हवा वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही, मीडियम वाली बच्चों उसके अपोजिट है, तो सिग्मा डैश बाई एप्सिलॉन। बच्चों फिर समझो, देखो यहां कहीं अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूं, यहां कहीं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूं, तो दो रीजन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। एक तो बच्चों देखना, इस प्लस सिग्मा की वजह से इधर, माइनस सिग्मा की वजह से इधर, दोनों का इफेक्टिव ये, इस माइनस सिग्मा की वजह से इधर, प्लस सिग्मा की वजह से इधर, दोनों का इफेक्टिव बस सिग्मा डैश बाई एप्सिलॉन। ठीक है, ये मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। ठीक है बच्चों, इसको मैंने लिख दिया सिग्मा माइनस सिग्मा डैश बाई एप्सिलॉन। अब ये फर्स्ट, ये सेकंड, फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड, ई एयर बाई ई मीडियम। बच्चों दोनों को मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो बच्चों मेरे पास बचेगा सिग्मा अपॉन, बच्चों इतना कनेक्ट कर पाए। अब याद करो बच्चों, हम लोग पढ़ चुके हैं हवा में इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड, हवा में इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चीज को क्या बोलते हैं, ई आर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ई आर सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस सिग्मा डैश, सिग्मा माइनस सिग्मा डैश सिग्मा बाई ई आर, इसको इधर उधर कर रहा हूं तो सिग्मा 1 माइनस 1 बाई ई आर सिग्मा डैश। तो बच्चों ये इंड्यूस चार्ज डेंसिटी हो गई, इंड्यूस चार्ज डेंसिटी, इंड्यूस चार्ज डेंसिटी।
चार्ज डेंसिटी अगर मैं लिखता हूं तो Q बाई ए, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं Q बाई ए 1 - 1/E_r, Q डैश बाई ए, तो ये कट गया, तो Q डैश बच्चों आ गया 1 - 1/E_r इंटू Q, तो ये आ गया है इंड्यूस चार्ज। इंड्यूस चार्ज तो बच्चों इतना कंप्लीट कर लो जिसका ये हो गया हो, वो बस एक दो क्वेश्चन करवा रहा हूं, वो बहुत सिंपल से 1-2 मिनट में हो जाएंगे। डीपीपी 6 क्वेश्चन सेकंड और फिफ्थ, बस ये दो कर लो, बहुत आसान से क्वेश्चन है, उनमें कुछ करना नहीं है। देखो बता रहा हूं, यहां जब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा तो +1 रखोगे, ये उधर फोर्स लगाएगा, ये इधर खींचेगा, तो इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ जाएगी। माइनस वाला इधर खींचेगा, प्लस वाला उधर धक्का देगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट, तो केवल ये दोनों काउंटिंग में आएंगे। बच्चों इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो केवल जो ये फाइनल फॉर्मूला लिखा है वो इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। खैर बच्चों अब इसमें बताओ सेकंड नंबर, बच्चों इसी को इंड्यूस चार्ज या बाउंड चार्ज भी बोलते हैं, वो एक ही बात है। बच्चों बाउंड चार्ज या इंड्यूस चार्ज हो जाएगा आगरा, बच्चों सही है, करेक्ट आंसर आगरा। ठीक है, ठीक है। अब फिफ्थ देखो, इन एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है ना, वो 0, सही है, ठीक है। द डाइपोल ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक इज रैंडमली ओरिएंटेड, सही है। तो बच्चों जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है तो रैंडमली ओरिएंटेड की वजह से नेट 0 होता, तो पहले में दिया है 0 होता है, सही है, दूसरे में दिया है रैंडमली ओरिएंटेड रहता है, सही है, वही उसका रीजन है। तो बच्चों दोनों सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है, आंसर आगरा। कनेक्ट कर पाए बच्चों? अब बच्चों समझो ये जो चैप्टर था वो खत्म होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म पे बच्चों डीपीपी जो भी है अप टू 6 उसके सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 कंप्लीट कर लेंगे बच्चों। बाकी बच्चों और जो भी बच रहा है वो तुम कर सकते हो, तो वो टाइम टू टाइम डिस्कस कर लेंगे, देखते हैं बच्चों। ओके।